हेलो फ्रेंड्स, मैं आज भू आकृति विज्ञान के कॉन्सेप्ट नंबर 2 की चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट 1 की चर्चा किया था, जिसमें हटन महोदय का एकरूपतावाद की संकल्पना पर हमने बताया था। आज के इस क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 2 में शैलिकी की संकल्पना की चर्चा मैं आपके समक्ष करूंगा। शैलिकी की संकल्पना में हम यह देखते हैं कि चट्टानों का निर्माण वो किस तरीके से होता है, अर्थात चट्टान जो है, रॉक्स जो है, वो किस तरीके से बनते हैं और उनका क्रम क्या है और वो किस तरीके से ये धरातल पर उनका निर्माण होता है। तो जैसे पहला पॉइंट है इसमें, चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं तथा जीवावशेष उनके पृष्ठ। यह एक कोटेशन है कि चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं। भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं कहने का मतलब है कि चट्टान जो है वो भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं और तथा जीवावशेष उनके पृष्ठ। ठीक है, जैसे हम इसको समझते हैं कैसे कि चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं। भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं अर्थात भूगर्भ में जो भी हलचल बीते दिनों में हुए हैं उनके इतिहास, अर्थात उनका जो पुराने जो है साक्ष्य हैं, उनकी पुस्तकें हैं। अर्थात जैसे एक पुस्तक होता है, कोई बुक होती, किताब होती है, उस किताब का जो पृष्ठ होता है वह जितने पृष्ठ होते हैं एक साथ कंबाइंड होते हैं और उसके साथ साथ उसमें जो है उस पुस्तक में जितने पृष्ठ होते हैं एक साथ कंबाइंड होते हैं। अर्थात हम पृष्ठों को, अगर पृष्ठों की गिनती करें तो हम देखते हैं कि एक पूरी बुक बन जाती है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं, अर्थात ठीक है, चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं। उसके साथ साथ जो है जीवावशेष उनके पृष्ठ हैं और जो जीवावशेष अर्थात जो भूगर्भ में जीवावशेष, जो पुराने समय में जीवों के अवशेष जो पृथ्वी के हलचल के कारण जो है, उथल पुथल के कारण जो है नीचे दब गए थे, वो जो जीवावशेष हैं वो जीवावशेष उनके पृष्ठ हैं। अर्थात उन जीवावशेषों के आधार पर चट्टानों की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। अर्थात वहाँ पे कौन सी वनस्पतियाँ दबी या जीवावशेष दबे, उससे यह पता चल जाता है कि वहाँ पर जो है किस जलवायु क्रम में चट्टानें जो है वहाँ पर निर्मित हुई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं और जीवावशेष उनके पृष्ठ हैं, और जो जीवावशेष हैं वो जो है यह साक्ष्य प्रदान करते हैं कि वह चट्टान जो है किस काल, किस एरा में, किस समय वो बने थे। तो कहने का तात्पर्य है कि चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं और जीवावशेष उनके पृष्ठ हैं। अर्थात रॉक्स आर द बुक्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड फॉसिल्स आर द पेजेस। ठीक, तो कहने का मतलब है कि रॉक्स आर द बुक ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड फॉसिल्स आर द पेजेस। चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं, जीवावशेष उनके पृष्ठ हैं। जीवावशेषों के आधार पर हम चट्टानों के जो है कालक्रम का पता लगा लेते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे ये देखते हैं कि चट्टानें पृथ्वी की इतिहास की पुस्तक के पृष्ठ हैं। उसी कोटेशन को थोड़ा सा और जो है समझने के लिए जो है वो विस्तार किया गया है दूसरे तरीके से। क्या है, उसी से मिलता जुलता है। जैसे चट्टानें भूगर्भिक इतिहास की पुस्तक के पृष्ठ हैं। भूगर्भिक इतिहास के पुस्तक के पृष्ठ हैं, अर्थात जो भूगर्भिक इतिहास है उसके पुस्तक के पृष्ठ हैं तथा जीवावशेष उनके अक्षर हैं। चलिए ठीक है, ये भी समझ लेते हैं कि चट्टानें पृथ्वी की इतिहास की पुस्तक के पृष्ठ हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रॉड किया गया, बड़ा गया है। जैसे हमने बताया कि पुस्तक के सभी पृष्ठों को मिला देते हैं तो एक पुस्तक तैयार हो जाती है, एक बुक तैयार हो जाती है। तो उसी आधार पर चट्टानें इतिहास की पुस्तक के पृष्ठ हैं। अर्थात चट्टानें जो है पृथ्वी के इतिहास, अर्थात जो पृथ्वी के इतिहास का साक्ष्य हमें मिल रहा है कि पृथ्वी की जो है कौन कौन
कौन सी चट्टानें जो है वो बनी, कौन कौन सी चट्टानें जो है निर्मित हुई, किस काल में निर्मित हुई, किस जलवायु का उस पर प्रभाव रहा। अगर इसको हम देखते हैं कि किस जलवायु का प्रभाव रहा, किस कालक्रम में चट्टानों का निर्माण हुआ है और कौन कौन सी चट्टानें बनी, आग्नेय बनी, अवसादी बनी, रूपांतरित बनी, कैसी चट्टानें बनी, किस कालक्रम, किस चक्रीय रूप में बना और किस जलवायु का उस पर प्रभाव रहा है, उसको हम कंबाइंड रूप में अगर देखते हैं एक कोटेशन के जरिए, तो एक अच्छा कोटेशन है, चट्टानें पृथ्वी की इतिहास की पुस्तक के पृष्ठ हैं तथा जीवावशेष उनके अक्षर। चलिए ठीक है, हम देखते हैं फिर से भाई, पृथ्वी की इतिहास की पुस्तक के पृष्ठ हैं, ठीक है, पृष्ठ हैं। अब वहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि भूगर्भिक इतिहास की पुस्तक हैं तथा जीवावशेष उनके पृष्ठ थे। यहाँ पे पुस्तक और पृष्ठ की बात हुई, पेज की बात हुई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इतिहास की पुस्तक की भी बात हो रही है और इतिहास के पुस्तक के पृष्ठ की बात हो रही है और उस पृष्ठ पर जो है जो अक्षर हैं उसकी बात हो रही। तो कहने का मतलब अगर किसी बुक में एक कंप्लीटली जो बुक होता है, जो बुक तैयार होती है फाइनली, उसमें जो है क्या होता है कि पृष्ठ होते हैं और पृष्ठ पे अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, और उस अक्षर के आधार पे उस पृष्ठ का निर्माण होता है और उस पृष्ठ से एक पूरी बुक का निर्माण हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि अगर उसमें अक्षर हैं, अक्षर के साथ उसमें पृष्ठ हैं और पृष्ठ के साथ उसकी बुक तैयार हो जाती है, तो एक बुक का पता चल जाता है कि ये बुक है, ठीक। लेकिन अब बात यह है कि जैसे हम देखते हैं ना कि कोई बुक खरीदते हैं, उस बुक में कौन सी टॉपिक हैं, उस टॉपिक, उस अक्षर से जब हम पढ़ते हैं, जो अक्षर उसमें लिखे रहते हैं, वर्ड लेटर लिखे रहते हैं, उस लेटर के आधार पर पढ़ते हैं, नहीं ये जियोग्राफी की बुक होगी, नहीं ये हिस्ट्री की बुक होगी या किसी अन्य सब्जेक्ट की बुक होगी। तो उसी आधार पे यहाँ कहा जा रहा है कि हम अगर वहाँ पे हम उस बुक का, उस सब्जेक्ट का पता लगा ले रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम उस सब्जेक्ट का पता लगा ले रहे हैं, कि किससे पता लगा रहे हैं, उस सब्जेक्ट का पता तो हम लगाएंगे उसमें, उस पृष्ठ में जो है जो अक्षर होंगे, जो शब्दावलियाँ होंगी, उस शब्दावलियों और अक्षर को पढ़ेंगे। नहीं ये तो जो है इतिहास की पुस्तक है, नहीं ये भूगोल की पुस्तक है, तो हम उसका पता लगा लेते हैं। उसी आधार पे यहाँ क्या है, अक्षरों और पृष्ठों के आधार पर हम पृथ्वी के इतिहास अर्थात जीवावशेष को अक्षर मान लिया गया, तो जीवावशेष के आधार पे हम पृथ्वी की इतिहास की जो है कालक्रम की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सैलकी की संकल्पना चल रही है, अर्थात सैलकी के आधार पर, अर्थात चट्टानों के आधार पर, सैलकी मतलब चट्टानें, चट्टानों के आधार पर जो है हम पृथ्वी के इतिहास का पता लगाते हैं, चट्टानों के कालक्रम का पता लगाते हैं, चट्टानों के निर्मित होने का क्रम का पता लगाते हैं, ठीक। अब बात यहाँ पे आती है कि अब हम इस चलते चलते हम इसको अच्छे से थोड़ा सा डिफाइन करना चाहते हैं। इसमें क्या है कि पहला आता है आपका आग्नेय शैल का चक्रीय निर्माण, पहला आग्नेय शैल का चक्रीय निर्माण। अब देखते हैं मैटर यह है कि जैसे चट्टानों का जो निर्मित क्रम है वह बताया जाता है कि जैसे तमाम अध्ययन के बाद अंतिम रूप से ये पता चलता है कि चट्टानों का जो चक्रीय क्रम है, अर्थात जो चट्टानों का निर्माण होता है वो चक्रीय क्रम में होता है। चक्रीय क्रम में कैसे, जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई पर्वत है, घर्षित पर्वत है जो पूरी तरीके से पेनी प्लेन की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। पेनी प्लेन मतलब पूरी तरीके से पर्वत जो है वो कट छट कर वो जो है प्राप्त हो गया है किसमें, पेनी प्लेन में, अर्थात वो मैदानी क्षेत्रों में परिवर्तित हो गया है, ठीक। जैसे आपने डेविस या जो है पेंक की संकल्पना आप आगे पढ़ेंगे या पढ़े भी होंगे आप लोग, तो जो है कि उसमें ये बताया गया है कि पेनी प्लेन जब पर्वत पूरी तरीके से घर्षित होता है, पूरी तरीके से अपर्दित होता है, अपर्दित होने के बाद जो है वो क्या होता है, पूरी तरीके से जो है समतल पराय मैदान में बदल जाता है, जिसको पेनी प्लेन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब वो पूरी तरीके से पेनी प्लेन की अवस्था में को प्राप्त हो जाती है, तो उसका तात्पर्य यह है कि उसका पता लगाने के लिए, इसका चट्टानों का क्रम पता लगाने के लिए हम ये देखते हैं कि कभी न कभी किसी बीते समय में वहाँ पर जो है जो धरातल के अंदर हलचल हुई थी और जो ऊपर धरातल के ऊपर जो प्रोसेस कार्य किए थे, हमने कल प्रक्रम की बात किया था, उस प्रक्रम में, अगले वीडियो में मैंने प्रक्रम की बात किया था। और प्रक्रम में क्या है कि जो प्रक्रम से चट्टानें उत्थित हुई हैं, उठी हैं, देख धरातलों में उभार आया है और धरातल में उभार आने के कारण पर्वतों का निर्माण हुआ है, और पर्वतों के निर्माण होने के बाद जो है उसमें जो प्रक्रम कार्यरत हुए हैं, चाहे वो आपका जलीय प्रक्रम हो या हिमानी प्रक्रम हो या जो है आपके पवन प्रक्रम हो या सागरी तरंगों का प्रक्रम कार्यरत हो या भूमि के जल के प्रक्रम कार्यरत हों, तो ये जो प्रक्रम हैं, ये जो प्रोसेस हैं, अगर उस पर कार्यरत हुए तो उस
पर्वतीय चट्टानों को वे जो है काट छांट कर धीरे धीरे ये नीचा करते गए, और जब धीरे धीरे नीचा करते गए तो वो चट्टान जो है पूरी तरीके से कट छट के जो है वो नीचे जो है समतल प्राय मैदान में बदल जाती है। अब देखिए, एक तरफ तो आंतरिक शक्तियों के कारण भूगर्भिक शक्तियाँ जो कार्य की थी उस चट्टानों में उभार लाया था, अर्थात चट्टाने जो है एक समतल प्राय मैदान था, पेनी प्लेन की अवस्था में था, वो पेनी प्लेन की अवस्था जो है बीते समय में वहाँ पे आंतरिक हलचलों के कारण, भूगर्भिक क्रियाओं के कारण जो है उसमें उभार हुए थे, अर्थात उसमें जो है वो स्थलखंड ऊपर उठा था और पर्वतों का निर्माण हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे उसमें प्रोसेस काम किए, प्रक्रम काम किए। प्रक्रम ने हमने बताया कि जलीय प्रक्रम हो सकता है, ठीक है, हिमानी प्रक्रम भी हो सकता है। तो ये जो जलीय प्रक्रम और हिमानी प्रक्रम जो कार्य किए पर्वतों पर, इसमें क्या है, देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में जो है ये दो प्रक्रम मुख्य रूप से कार्य करते हैं, जलीय और हिमानी प्रक्रम। अगर मान लीजिए ठंडे इलाके में है, एकदम जो है शीत जलवायु वाले क्षेत्र में है, तो वहाँ पे बर्फबारी होगी उस पर्वतों पे, तो वहाँ पे जो है हिमानी प्रक्रम जो है वो वर्क करेगा। अगर वो मान लीजिए आर्द्र प्रदेशों में है, उष्णार्द्र प्रदेशों में पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और नीची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो वहाँ पर जो है नदियाँ जो है वो नदियाँ जलीय माध्यम से जो है वो अपरदन करेंगी या प्रक्रम कार्य करेंगे। लेकिन जैसे पवन है, पवन तो जो है वो मरुस्थलीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में वर्क करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो की बात करते हैं, एक जलीय प्रक्रम और एक जो है आपके हिमानी प्रक्रम। अब बात आती है कि कोई स्थलखंड जो है उठा, ठीक, आंतरिक शक्तियाँ उस पर कार्य की, आंतरिक शक्तियों के कारण कोई स्थलखंड ऊपर उठा। ऊपर उठने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि जब वह क्लाइमेक्स की स्थिति में पर्वत पहुँचता है तो वो तो ऊपर उठता रहता है, लेकिन उसमें जब प्रक्रम क्रियाशील हो जाते हैं तो उस पर्वत को काट छांट करके नीचा करते हैं। और एक समय ऐसी आती है कि वो एकदम नीचा करके, जैसे अपलेशियन पर्वत की बात करें, उसमें जो है अपलेशियन पर्वत में जो है 8 चक्रीय क्रियाकलाप पूरे हो चुके हैं, 8 चक्रीय अपरदन जो है वो पूरा हो चुका है, अर्थात वह घर्षित होकर अपलेशियन पर्वत जो है वो कट छट करके वो लगभग नीचा पहुँच चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें, जो प्रक्रम, जो भूगर्भिक शक्तियाँ कार्य करती हैं, वो शक्तियाँ जो है पूर्ण रूप से जो है पर्वतों की चट्टानों को काट कर वो नीचे ला के फिर से पेनी प्लेन की अवस्था में परिवर्तित कर देती हैं। तो यह एक चक्रीय रूप हुआ। अब क्या हुआ, जैसे कि अब एक तरफ तो क्या हुआ, एक तरफ आप पर्वत कटे, पर्वत कटने के बाद जैसे नदी प्रक्रम, उसे जलीय प्रक्रम कार्य किया, नदियाँ जो है जल के माध्यम से उस कटे हुए पर्वत के चट्टानों को जो है परिवहन के माध्यम से बड़े बड़े बोल्डर या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के रूप में परिवर्तित करके जल के साथ बहाकर ले जाकर जो है वो समुद्र तटीवर्ती इलाकों में डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए, वहाँ से पर्वत कटा, पेनी प्लेन की अवस्था में गया, फिर वो डेल्टा में जाके फिर परतदार शैल का निर्माण किया। हमने कल इसके बारे में चर्चा किया था। अब वहाँ पे जो है जो परतदार शैलों का निर्माण किया तो परतदार शैलें बनी, फिर अधिक दाब ताप के कारण बहुत अधिक दिनों में, बहुत सालों में, बहुत वर्षों में जो है वो धीरे धीरे दबती गई, उसका अवतलन होता गया। दबते दबते जो है फिर वह जो है आपके मेटाफॉर्मिक रॉक्स में परिवर्तित हो गया, अर्थात रूपांतरित जो है शैलों में परिवर्तित हो जाता है। इसके धीरे धीरे इसका और रूप परिवर्तित होता है, मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। फिर मैग्मा जो है वह ज्वालामुखी विस्फोट यानी क्रियाकलापों के माध्यम से ऊपर धरातल के आता है, फिर वह जो है आग्नेय चट्टानों में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो एक क्रम जो है चलता रहता है, एक क्रम। उधर देखिए आंतरिक शक्तियों के कारण क्या हुआ, दबाव पड़ा, दबाव पड़ने के बाद जो है फिर वहाँ पे क्या हुआ, चट्टानें जो हैं वो ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद फिर उसमें प्रक्रम कार्य किया, जैसे जलीय प्रक्रम कार्य किया या हिमानी प्रक्रम कार्य किया, उसको काट छांट करके नीचे समतल प्राय मैदान में ले जाकर डेल्टाई क्षेत्रों में जो है जमा कर दिया। फिर उसका अवतलन हुआ, अधिक ताप और दाब के कारण जो है वो चट्टानें दबती गई, फिर वो मेटामॉर्फिक जो है रॉक्स में परिवर्तित हो गई। और जो है जो रूपांतरित शैलों में जब परिवर्तित हुई, जब रूपांतरित शैल जब बने और रूपांतरित शैलों का फिर से रूपांतरण हुआ, जब फिर से रूपांतरण हुआ तो रूपांतरण होने के बाद जो है धीरे धीरे फिर मैग्मा में परिवर्तित, फिर मैग्मा बने। तो कहने का मतलब ये चक्र जो है बार बार चलता रहता है। तो इसीलिए जो साइक्लिकी की संकल्पना में बताया गया कि जो है चट्टान जो है, चट्टानों के निर्माण का क्रम जो है चक्रीय होता है, ठीक। एक जो है चक्र के रूप में ये जो है साइक्लिक रूप में जो है वो चलती रहती है इसकी। अब जैसे बात यहाँ पे आती है आग्नेय शैल का चक्रीय निर्माण, ठीक है। अब हम चलते हैं चक्रीय निर्माण में। अब हमने जो है शैल के चक्रीय निर्माण की बात हमने की है कि कैसे शैल जो है स्थलखंड जो है शैल बनते हैं। अब बात है कि आग्नेय शैल के चक्रीय निर्माण की हम बात अगर करें
तो उसमें सबसे पहला देखते हैं हम 6 चरण में इसके जो है चक्रीय रूप को हम देखते हैं। जैसे पहला चरण है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की तरलावस्था से संगठित आग्नेय शैल की रचना। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब उस समय क्या था कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय पृथ्वी एकदम जो है तरल या गर्म थी। ठीक, धीरे धीरे उस पृथ्वी का जो है तापमान गिरता गया, धीरे धीरे संकुचित होती गई और पृथ्वी जो है संकुचित होने के बाद एक कोर का निर्माण कर ली। इसके बाद जो है क्या हुआ कि सर्वप्रथम पृथ्वी की तरलावस्था से संगठित आग्नेय शैल की रचना। अब धीरे धीरे जो पृथ्वी गर्म थी उसके ऊपर जो मैग्मा तैर रहे थे, वो मैग्मा धीरे धीरे जब ठंडे हुए, धीरे धीरे जब वो संकुचित हुए तो वो जो ऊपर मैग्मा थे, नीचे तो कोर का निर्माण बन गया, पृथ्वी की आकृति बन गई, लेकिन जो ऊपर मैग्मा थे वो मैग्मा जो है ठंडे होकर संकुचित होकर आग्नेय शैलों का निर्माण कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्वप्रथम पृथ्वी की अब देखिए बात यहाँ पे है, एक बहुत समझने वाली बात है कि सब हम अक्सर देखते हैं कि ये कहते हैं कि भाई आग्नेय शैल जो है वो बहुत पुरानी शैल है ना, लेकिन अभी हम दिखाते हैं कि आग्नेय शैल पुरानी शैल है कि नहीं है, यह कौन सी शैल पुरानी है कौन सी शैल नई है उसका चक्रीय क्रम से रूप समझते हैं। लेकिन हम बहुत समय में हम यही देख लेते हैं कि चट्टानें जो है आग्नेय शैल जो है सबसे पुरानी शैल है, लेकिन सबसे पुरानी शैल कहना जो है यह हम जहाँ तक है कि उचित नहीं है, क्योंकि जो है देखिए सर्वप्रथम क्या है कि आग्नेय शैल की चक्रीय निर्माण की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इस चक्रीय शैल की संकल्पना को जब हम पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं, जब इसका सविस्तार अध्ययन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं ये चट्टानें तो जो है आग्नेय चट्टानें जो है वो पुरानी शैलें कैसे हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे बात यहाँ पे है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की तरलावस्था से संगठित आग्नेय शैल की रचना। ठीक है, आग्नेय शैल का निर्माण हो गया भैया ना, अब आग्नेय शैल का निर्माण हो गया, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति में जो है क्या हुआ, सब जो पृथ्वी जो है एक तरलावस्था में थी, मैग्मा उस पर तैर रहा था और उस समय कोई नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं थे, अभी पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है। अब क्या है कि तरलावस्था में थी, मैग्मा जो है ऊपर फैले थे और फैलते फैलते क्या हुआ कि वो जब धीरे धीरे पृथ्वी, बहुत अधिक समय की बात है, धीरे धीरे पृथ्वी जो है ठंडी होती गई। अब उसमें जो मैग्मा था वो आग्नेय शैल का रूप ले लिया। ठीक है, आग्नेय शैल बन गया। ठीक, अब आग्नेय शैल ठोस बना, एकदम आग्नेय शैल भाई ठोस होती हैं। अब इसके बाद अगले विखंडन में क्या होता है, अब देखिए जब ये आग्नेय शैल का निर्माण हो गया यहाँ पे, अब यहीं से स्टार्ट होता है इसका जो है विघटन एवं वियोजन। किसके माध्यम से? प्रक्रम के माध्यम से। प्रक्रम यहाँ पे क्रियाशील हो गए कि चलो भैया अब आप बन गए, अब हम आपको तोड़ेंगे, काटेंगे, छांटेंगे, इसके बाद जो है हम अलग अस्थलाकृतियों का निर्माण करेंगे। ठीक, तो अब जो है यहाँ पे आ गए कौन, यहाँ पे आ गए आपके प्रक्रम महोदय प्रक्रम महोदय आ गए। अब प्रक्रम महोदय क्या किए कि हाँ ठीक है भैया, आपने आग्नेय शैल का निर्माण कर लिया है, आप आग्नेय शैल बना लिए हो। ठीक, अब मैं इस पे जो है आक्रमण करूँगा। अब कैसे आक्रमण करूँगा? ठीक है, अब यहाँ पे प्रक्रम आ गया, प्रक्रम आ गया। इस प्रक्रम में जल, हिमानी, पवन और भी प्रक्रम हैं, भूमिगत जल, सागरी तरंगे। ठीक, अब बात यहाँ पे आती है कि देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो आग्नेय शैल का निर्माण हो गया। ठीक, उसी के साथ साथ सागरों का भी निर्माण हुआ भाई। जब ठंडी हुई पृथ्वी तो जो उसमें जलवाष्प बने, जलवाष्प जाके ऊपर बादल बने, फिर वर्षा हुई, वर्षा होने के बाद जो है सागर बना। ठीक, तो यहाँ पे एक तरफ स्थलखंड बन गया, एक तरफ सागर बन गया। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, आग्नेय चट्टानें भी बन गई। अब जो है पृथ्वी के गर्भ में आंतरिक शक्तियाँ वर्क करना शुरू कर दी। ठीक, आंतरिक शक्तियों के कारण क्या हुआ कि विघटन एवं वियोजन किसका शुरू हो गया? वो जो है आग्नेय शैलों का विघटन एवं वियोजन शुरू हो गया। अब आग्नेय शैल का विघटन एवं वियोजन जब शुरू हो गया तो उसके द्वारा आग्नेय चट्टान जो है चूर्ण में बदलते गए, छोटे छोटे चूर्ण में बदलते गए। ठीक, चूर्ण छोटे छोटे जो है चट्टानों के टुकड़े वो कट के अलग हो गए। क्यों? क्योंकि भाई उस पर विघटन एवं वियोजन शुरू हो गया। प्रक्रम जो है इतना हावी हो गया कि वह जो है इस चट्टान को काट छांट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब इसमें अपर्दन के साधन, ठीक, अपर्दन के साधन आ गए। अब अपर्दन के साधन कौन कौन से हैं? अब अपर्दन के साधन जैसे सबसे पहला साधन जल है, दूसरा साधन हिमानी है, पवन है। ठीक, इसके साथ भूमिगत जल है, सागरी तरंगे हैं, ये अपर्दन के साधन हैं। अब ये अपर्दन के साधन जो हैं, ये अपर्दन के साधन जो है इस विघटन एवं वियोजित आग्नेय का चूर्ण जो था उसको जो है अपने साथ बहा ले गए। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहला उदाहरण लिया जल का।
अब नदी आई, भाई नदी में ही जल होता है ना, नदी में कोई दूसरा कुछ थोड़ी नहीं बहेगा, नदी में भाई जल बहेगा, उसके साथ साथ और अवसाद बहेंगे। ठीक, अब तो आजकल की नदियाँ जो है पूरी तरीके से देख रहे हैं कि प्रदूषित होती चली जा रही हैं ना, अवसाद के साथ साथ कुछ और केमिकल या अन्य जो है ठोस अपशिष्ट भी बहेंगे। तो उसके साथ साथ जो है जो नदी का मुख्य कार्य है कि विघटित एवं वियोजित शैल खंडों को अपने साथ परिवहित कर ले जाएगी, अपने साथ परिवहन कर ले जाएगी, अपने साथ बहा ले जाएगी। इसके बाद जो है ले जाके अन्यत्र स्थानों पर जमा कर देगी। ठीक, और परतदार शैल का निर्माण करेगी। परतदार शैल, अवसादी शैल। तो परतदार शैल का निर्माण मतलब कि आग्नेय चट्टानों को काटी, छांटी, छोटे छोटे टुकड़ों में बदली, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने के बाद अन्यत्र स्थानों पर ले जाकर जमा कर दी। ठीक, अब जब अन्यत्र स्थानों पे जमा कर दी तो जमा करने के बाद वहाँ पर परतदार शैल का निर्माण हो गया। और परतदार शैल का जब निर्माण हुआ तो जो है अब देखिए यहाँ से आग्नेय शैल था, अब यहाँ से क्या बन गया, आपका परतदार शैल बन गया। ठीक, अवसादी शैल बन गई। अब इस अवसादी शैल का अब आगे हम देखते हैं कि इसी अवसादी शैल का फिर अगला क्रम चालू होता है, स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि अगले क्रम में दबाव एवं ताप द्वारा, ठीक भाई, जब धीरे धीरे वो अवसाद जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा तो क्या होगा, वो जो है कि जो चट्टानें हैं वो दबती जाएंगी, एक के ऊपर नई चट्टानें, एक के ऊपर फिर नया जो है अवसाद जमता जाएगा, नीचे पुरानी अवसाद जो है, पुराना अवसाद जो है वो नीचे दबता जाएगा। तो जब ये पुराना अवसाद नीचे दबता जाएगा तो अधिक दाब और ताप बढ़ेगा, क्योंकि भाई ऊपर से भार बढ़ रहा है, और जब भार बढ़ रहा है, भार बढ़ने के साथ साथ नीचे दबाव बढ़ रहा है, और जब दबाव बढ़ेगा तो नीचे तापमान भी बढ़ेगा। तो जब दबाव और ताप के कारण रूपांतरण तथा रूपांतरित शैल का निर्माण हो गया। अब देखिए ये परतदार शैल थी, अब परतदार शैल में रूपांतरित शैल का निर्माण हो गया। अब रूपांतरित शैल का निर्माण हो गया। रूपांतरित शैल अब जो है यही रूपांतरित, देखिए यहाँ पे रूपांतरित शैल का निर्माण हुआ। रूपांतरित शैल में जैसे आपके मुख्य उदाहरण है संगमरमर के पत्थर वगैरह ना। अब जो है इस रूपांतरित शैल में जो है जैसे संगमरमर के पत्थर वगैरह, ग्रेनाइट वगैरह रूपांतरित शैलें हैं। तो ये रूपांतरित शैलें जो हैं इनका रूप परिवर्तित हुआ। रूप कैसे परिवर्तित हुआ, परतदार शैलों से परिवर्तित हुआ। परतदार शैल किससे बने, वो आग्नेय शैलों से बने। आग्नेय शैल का कैसे विघटन वियोजन हुआ, वो अपरदन के साधनों द्वारा इनका विघटन एवं वियोजन हुआ। और विघटन एवं वियोजन होने के बाद यह चूर्ण में परिवर्तित, छोटे छोटे कंकड़ में परिवर्तित हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गए, चूर्ण में बदल गए। इसके बाद ये चूर्ण परिवहन के साधनों द्वारा ले जाकर अन्यत्र स्थानों पर जमा किया गया, अर्थात समुद्री या नदी के मुहानों पर जमा किया गया। तो वहाँ पर जाकर जो है जब वह जमा होते होते वहाँ दाब और ताप जब बढ़ा, तो वह दाब और ताप बढ़ने के कारण यही शैल खंड जो है पुनः जो है रूपांतरित शैल में परिवर्तित हो गई। ठीक, अब यही रूपांतरित शैल जब और नीचे दबती जाएगी, और दिन बीतेगा और समय बीतेगा, टाइमिंग बढ़ेगी, तब क्या होता है कि इसी का अति रूपांतरण शुरू हो जाता है। अति रूपांतरण शुरू हो जाता है, कहने मतलब अति रूपांतरण शुरू हो जाता है मतलब और ज़्यादा रूपांतरण शुरू हो जाता है। तो रूपांतरण शुरू होने के बाद जो है जब अति रूपांतरण होता है तो ये शैल पिघलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ गया है यहाँ पे। अब ये जो संगमरमर के पत्थर या ग्रेनाइट बने थे, अब ये इनका इतना रूपांतरण हो जाता है कि ये पिघलने लगते हैं। अब जब ये पिघलने लगते हैं तो पिघलने के बाद जो है आग्नेय शैल का निर्माण पिघली शैल के ठोस होने से होता है। अब आग्नेय शैल का निर्माण पिघली शैल के ठोस होने से होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या, जब ये पिघला, ये चट्टान, जब ये रूपांतरित चट्टान का जब अति रूपांतरण हुआ तो ये चट्टान और पिघल गई, और अधिक ताप दाब कारण जब और पिघल गई, तो पिघलने के बाद जो है तब ये बनेगा क्या, मैग्मा बनेगा। और जब मैग्मा बनेगा तो यही मैग्मा जो है आग्नेय शैल का निर्माण कर देगा। ठीक, अब यही मैग्मा बनेगा तो यही शैल जो है वो ठोस होने लगेगा, यही भाई ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आएगा। अब जब ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद क्या होगा, आग्नेय शैल का निर्माण कर देगा। अब आप देखिए यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक, यहाँ पे चीज़ें क्लियर क्या हो गई कि भाई, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ओके, थैंक यू। तो अब देखिए यहाँ पे
कि आप लोग देख रहे हैं कि जो आग्नेय शैल हम पहले बात किया था, आग्नेय जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब आग्नेय शैल का निर्माण हुआ था, और वही आग्नेय शैल जो है इतने चक्रीय क्रम में गुजरते गुजरते यहाँ से देखिए आप विघटन वियोजन हुआ, इसके बाद परतदार शैल का निर्माण हुआ, अवसादी शैल, इसके बाद जो है फिर रूपांतरित शैल का निर्माण हुआ, फिर इसका अति रूपांतरण हुआ, पुनः आग्नेय शैल बन गया। ठीक, मतलब इधर तो आग्नेय शैल बना था, इसका क्रम चला, अब यह यहाँ से गया भैया, ठीक है, अवसादी शैल बन गया, अब अवसादी शैल से रूपांतरित शैल बन गया, रूपांतरित शैल से पुनः आग्नेय शैल बन गया। आप देखते हैं कि जैसे आपको बताया जाता है कि आग्नेय शैल जो है, शैल के प्रकार में सबसे पहले आग्नेय शैल, आग्नेय शैल, दूसरा आपका अवसादी शैल, अवसादी शैल, इसी को परतदार शैल भी कहते हैं, परतदार शैल, परतदार शैल, ठीक है, समझ लीजिएगा। और तीसरा इसमें, तीसरा जो है वो है आपका रूपांतरित शैल, ये 3 शैल है। अब आप देख रहे हैं ये 3 प्रकार की शैलें हैं, और ये 3 प्रकार की शैलें में आग्नेय शैल से पुनः आग्नेय शैल का सफ़र कैसे तय हुआ। आप देख रहे हैं कि आग्नेय शैल से ही अवसादी शैल या परतदार शैल बना, इसी परतदार शैल से रूपांतरित शैल बना, और पुनः इसी रूपांतरित शैल से यह पुनः आग्नेय शैल बन गया। मतलब एक चक्र बन गया, एक चक्र बन गया, आग्नेय शैल से अवसादी शैल और अवसादी शैल से रूपांतरित शैल और रूपांतरित शैल से पुनः आग्नेय शैल, एक चक्र पूरा हो गया। इसका कहने का मतलब यह है कि एक चक्र जो है वो पूरी तरीके से पूरा हो गया। ठीक, अब ये चीज़ें हुई। अब अगला आता है परतदार अवसादी शैल का चक्रीय निर्माण, परतदार अवसादी शैल का। अब ठीक है, अभी हमने आग्नेय शैल का चक्रीय निर्माण पढ़े हैं, लेकिन अब अगला हम देखते हैं कि परतदार शैल का जो है, परतदार जो शैल है उसका जो है शैल का चक्रीय निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब आप लोग अभी छोटी कक्षाओं में जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपने सिर्फ आग्नेय शैल, अवसादी शैल, परतदार शैल, रूपांतरित शैल को रट्टा मारे ना, लेकिन अब यहाँ पे हम संकल्पना पढ़ रहे हैं, शैलकी की संकल्पना पढ़ रहे हैं। तो शैलकी की संकल्पना में मानी सी बात है भाई, इसका विस्तार होगा तो ये थोड़ा सा ब्रॉड होगा, ब्रॉड होगा तो इसको हम अंदर तक घुस के इसका अध्ययन करेंगे, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक, अब मैटर ये है कि परतदार अवसादी शैल का चक्रीय निर्माण, इसमें क्या है देखते हैं। अब देखिए कि परतदार अवसादी शैल, देखिए यहाँ से ये चीज़ें थोड़ा सा हम अलग कर दिए हैं, ये वाला चीज़ें, ये चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ें अलग हैं, ये इसका है आग्नेय शैल का, ये चीज़ें आग्नेय शैल का है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो परतदार अवसादी शैल का जो है ये इतना है, इसका ये है, ये थोड़ा सा जगह कम था इसलिए जो है हम इसको थोड़ा सा सेट किए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ये चीज़ें जो है ये आग्नेय शैल का चक्रीय निर्माण, ये 6 अवस्था है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 ये इसका है, ये किसका है, आग्नेय शैल के चक्रीय निर्माण का है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर का जो है ये परतदार शैल अवसादी शैल का चक्रीय निर्माण, ये इसका है, इसके भी 6 पार्ट्स, 2 पार्ट्स हैं, इसके 2 अलग अलग क्रम है। इसमें क्या है कि परतदार अवसादी शैल का चक्रीय निर्माण, इसमें क्या है, अब देखते हैं इसमें क्या। अरे भैया ये क्या आ गया, अभी तक तो हम अवसादी शैल की जो है कि आग्नेय शैल का चक्रीय निर्माण पढ़ें, अब फिर अब परतदार शैल का चक्रीय निर्माण कैसे होगा, सोचने वाली बात है। ठीक है, इसको समझते हैं। आग्नेय से प्राप्त परतदार शैल, ठीक, अभी यहाँ पे आपने क्या देखा था कि आग्नेय शैल से जो है विघटन वियोजन होकर चूर्ण बदल के क्या हो गया था, परतदार शैल का निर्माण हुआ था। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे हैं कि आग्नेय से प्राप्त परतदार शैल, ठीक, आग्नेय से अर्थात आग्नेय चट्टानों से प्राप्त परतदार शैल का निर्माण हुआ। इसके बाद रूपांतरित शैल का निर्माण हुआ, फिर परतदार शैल किसमें हुआ, रूपांतरित परतदार शैल जो है धीरे धीरे दबती गई तो क्या हुआ, उसका रूपांतरण हुआ तो रूपांतरित शैल बन गया। ठीक है, रूपांतरित शैल में अब देखिए रूपांतरित शैल की जो चीज़ें होती हैं, रूपांतरित शैल से पुनः जो है वो क्या होता है कि रूपांतरित शैल से पुनः जो है परतदार शैल भी बन सकती है। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है ना कि आग्नेय शैल से प्राप्त शैल परतदार शैल बनी, फिर इसका रूपांतरण हुआ, फिर इस रूपांतरण से जो है परतदार शैल डायरेक्ट बन सकता है। ठीक, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो, आग्नेय से प्राप्त परतदार शैल, फिर इसका रूपांतरित शैल, फिर आग्नेय शैल, फिर परतदार शैल। कैसे देखिए, ये रूपांतरित शैल,
ये भी रूपांतरित सेल। अब रूपांतरित सेल क्या होता है कि यहाँ पे आपने देखा था कि अति रूपांतरण जब हुआ तो आग्नेय सेल बन गया, लेकिन रूपांतरित सेल अति रूपांतरण नहीं हो सकता है। अति रूपांतरण नहीं होगा तो यह डायरेक्ट इसमें जो है प्रक्रम कार्य अगर कर देगा तो परतदार सेल का भी निर्माण हो जाएगा। अब पता चला कि कहीं रूपांतरित सेल बनी हुई है, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, संगमरमर की चट्टानें हैं, अब पता चला उसमें घुस गया पानी, जल आ गया, हिमहानी आ गया, तो क्या होगा? अब जल जो है ये थोड़ी नहीं इंतजार करेगा कि जो है अरे भैया आप जो है अभी तो आग्नेय सेल बनोगे, इसके बाद जो है परतदार सेल बनोगे ना। अब ये जो है ये इंतजार नहीं करेगा कि भैया ऐसा करते हैं, पहले तो आप रूपांतरित सेल थे, यहाँ पे आपका अभी तो अति रूपांतरण होना है, ठीक है आप अति रूपांतरण हो जाइए, मैं रास्ता बदल देता हूँ। नदी ऐसा नहीं करेगी कि नदी रास्ता बदलेगी। नदी अपना कार्य करेगी नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से वो कार्य करेगी। वो ये नहीं देखेगी कि भैया अभी तो आपका दबाव और ताप बढ़ा है, इसके बाद आपका अति रूपांतरण होगा और इसके बाद आप आग्नेय सेल में परिवर्तित होंगे, तब हम आएंगे आपको जो है व्यवस्थित करने। ऐसा नहीं, प्रक्रम कार्य करेगा, वो जो है प्रोसेस अपने तरीके से कार्य करेगा। ये अपने तरीके से वहाँ से कार्य करेंगे। ये क्या बने? रूपांतरित सेल बने। और रूपांतरित सेल से इसका जो है आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल से अति रूपांतरण, यहाँ पे हमने समझा इसका जब अति रूपांतरण होगा तब तो आग्नेय सेल बनेगा, ठीक है उसका नेचर है वो बनेगा। लेकिन अब इसी में अगर यह अति रूपांतरित सेल बना है तो यह रूपांतरित सेल जो बना है उसमें जो है नदियाँ प्रवेश कर गई, और नदियाँ प्रवेश करने के बाद तब ये इंतजार नहीं करेंगे कि आपका अति रूपांतरण होगा, तुरंत जो है इस पर अपर्दन की क्रिया करना शुरू कर देंगी। और यह रूपांतरित सेल जो है वह अपर्दित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर, जो चीज़ें यहाँ पे हुई थी आग्नेय चट्टान के साथ, वही चीज़ें रूपांतरित सेल के साथ शुरू हो जाएंगी। और रूपांतरित सेल जो है तुरंत जो है अवसादी सेल में परिवर्तित हो जाएगा, परतदार सेलों में बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्या था कि रूपांतरित सेल जो है वो परतदार सेल भी बन सकती है डायरेक्ट। यहाँ पे जो है रूपांतरित सेल डायरेक्ट परतदार सेल भी बन सकती है और जो है आग्नेय सेल भी बन सकती है। तो एक इसका चक्र देखिए, ये परतदार सेल जो होती है ये दो तरीके से भी बन सकता है। रूपांतरित सेल आग्नेय सेल भी बन सकती है, और आग्नेय सेल से जो है आग्नेय सेल से तब परतदार सेल बन सकती है। ठीक, यहाँ पे आग्नेय सेल बना तब परतदार सेल बन सकती है, लेकिन रूपांतरित सेल जो है वो डायरेक्ट परतदार सेल भी बन सकती है, क्योंकि इस पे नदियाँ वर्क करना शुरू कर दी हैं। इसको काट छाँट करके फिर परतदार सेल में परिवर्तित कर देंगी। लेकिन यहाँ पे जो रूपांतरित सेल हुआ, आग्नेय सेल हुआ, तो आग्नेय सेल से भी परतदार सेल बनेंगे। तो परतदार सेल का जो बनता है वो आग्नेय सेल से भी जो है वो विघटित वियोजित होकर जो है अवसादों के जमा होने से बनेगा, और जो है ये रूपांतरित सेलों के भी विघटित वियोजन से जो है वो परतदार सेल का निर्माण होगा। तो ये इसका चक्र, अर्थात अवसादी सेल का चक्र दो होता है, या दो तरीके से जो है ये बनता है। ठीक है, अब अगला आता है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, अगला आता है आपका रूपांतरित सेल का चक्रीय निर्माण। ठीक, उसको अब हम देखते हैं थोड़ा सा, रूपांतरित सेल का चक्रीय निर्माण। तो इसमें क्या है कि देखिए इसको हम मिटा के इसको पुनः इसमें जो है हम रूपांतरित सेल की मैटर को फिल करेंगे। इसके बाद जो है आपको उसको समझाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये नीचे बनाना वो संभव नहीं था, मैं आपको दिखा नहीं सकता था, लेकिन ये आपके इनकी एरिया खाली हो गए। भैया आप लोग हटो, अब यहाँ पे कोई दूसरा शिफ्ट करेगा। अब दूसरा शिफ्ट करेगा, अब देखते हैं। अब यहाँ से इसको भी हटाते हैं, ये चीज़ें हैं, ये इसको हटा के यहाँ पे रूपांतरित सेल का चक्रीय निर्माण। ठीक, रूपांतरित सेल का चक्रीय निर्माण। अब इसमें क्या है, इसमें होगा परत, अब आप कहेंगे ब्लैक से क्यों लिख रहे हैं, चलिए हम इसको रेड से ही लिखते हैं, रेड।
परतदार सेल से रूपांतरित सेल से रूपांतरित सेल। थोड़ा सा वाइट बोर्ड है, हैंड राइटिंग कुछ इधर उधर होगी, ना समझ में आएगा तो आप ना समझ सकते हैं। परतदार सेल, परतदार सेल से रूपांतरित सेल, फिर इसके बाद परतदार सेल और फिर इसका परतदार सेल का रूपांतरण होगा, इसका रूपांतरण होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि परतदार सेल से रूपांतरित सेल, ठीक, परतदार सेल से रूपांतरित सेल बना। ठीक, हमने इसके पहले समझाया था कि परतदार सेल से जो है वह रूपांतरित से अधिक दाब और ताप के कारण रूपांतरित सेल बना। फिर परतदार सेल से रूपांतरित सेल बना। इसके बाद जो है इसके फिर यही इसका रूपांतरण हुआ तो परतदार सेल बन गया। ठीक, अब परतदार सेल का फिर पुनः रूपांतरण हुआ, फिर इसका पुनः रूपांतरण, देखिए यहाँ पे परतदार सेल से रूपांतरित सेल तो बना था, फिर यह रूपांतरित सेल जो है उससे जो है रूपांतरित सेल से परतदार सेल बना। इसका भाई विघटन वियोजन डायरेक्ट हो जाएगा ना तुरंत, जो है हमने इसके पिछले डायग्राम में बताया था। यहाँ पे देखिए ये अभी है, रूपांतरित सेल से परतदार सेल डायरेक्ट बन गया था, क्योंकि रूपांतरित सेल में जो है वो आपके नदियाँ वगैरह जो है वो पूरी तरीके से कार्य की, तो इसको काट छांट के परतदार सेल का निर्माण कर दी। तो वही यहाँ पे है कि परतदार सेल से परतदार से रूपांतरित सेल, रूपांतरित सेल से पुनः परतदार सेल। अब इसका अति रूपांतरण होगा, अब इसका अति रूपांतरण होगा। रूपांतरण के बाद जो है फिर पुनः रूपांतरित सेल बन जाएगी, फिर पुनः रूपांतरित सेल बन जाएगी, पुनः रूपांतरित सेल बन जाएगी। अब इसके बाद जो है देखिए, अब यहाँ पे रूपांतरण हुआ, ये रूपांतरण है। रूपांतरण मतलब कि अधिक ताप और दाब के कारण जो सेल बनाने, रूपांतरित सेल बनाने की क्रिया चल रही है उसको रूपांतरण कहा जाता है। तो उसका जो है रूपांतरण हुआ और रूपांतरित सेल बन गई। अब इसके बाद जो है अति रूपांतरण के कारण, अति रूपांतरण के कारण आग्नेय सेल का निर्माण, आग्नेय सेल का निर्माण। ठीक है, आग्नेय सेल लिख देते हैं ना। रूपांतरित सेल बनी, अब रूपांतरित सेल का अति रूपांतरण हुआ तो इसके द्वारा जो है क्या बन गया, अति रूपांतरण के कारण आग्नेय सेल बन गया। ठीक, अब फिर आग्नेय सेल जो है वो आग्नेय सेल से जो है पुनः, अब देखिए पुनः आग्नेय सेल से या परतदार सेल बनेगा, परतदार सेल। ठीक, अब परतदार सेल बना। अब अगला जो होगा, अगला चक्र दिखेगा नहीं यार इसमें, अगला चक्र जो होगा यहाँ से हम आपको समझा देते हैं, यहाँ से आप समझ लीजिए। जो अगला चक्र बनेगा वो इसके बाद जो अगला चक्र बनेगा यहाँ पे बता देते हैं। अब जो अगला चक्र बनेगा वो चक्र होगा रूपांतरित सेल। ये बनेगा। ठीक, आप देख रहे हैं। अब देखिए यहां पर परतदार सेल से रूपांतरित सेल, फिर देखिए यहाँ पे बात चल रही है रूपांतरित सेल का चक्रीय निर्माण। ठीक, रूपांतरित सेल का चक्रीय निर्माण में परतदार सेल से रूपांतरित सेल, परतदार सेल से क्या, फिर रूपांतरित सेल, जब इसका रूपांतरण होगा रूपांतरित सेल से फिर पुनः परतदार सेल, फिर परतदार सेल का अति रूपांतरण होगा, रूपांतरण से फिर रूपांतरित सेल बनेगा, फिर रूपांतरित सेल से इसका अति रूपांतरण के कारण फिर आग्नेय सेल बनेगा, फिर आग्नेय सेल से फिर परतदार सेल बनेगा, फिर परतदार सेल से फिर रूपांतरित सेल बन जाएगा। तो चक्र पूरा हुआ। यहाँ देखिए रूपांतरित से परतदार सेल से यहाँ पे क्या हो गया था, रूपांतरित सेल बना था। इतने स्टेज के बाद गुजरने के बाद फिर पुनः रूपांतरित सेल का निर्माण हो जाता है। तो यह जो है चक्रीय निर्माण है, जो है आपके रूपांतरित सेल का चक्रीय निर्माण। ठीक,
अब देखिए, अब ये हो गया सैलिकी की संकल्पना का अर्थात सैलों के चक्रीय निर्माण का चक्रीय निर्माण कि सैल किस तरीके से चक्रीय निर्माण इनका होता है। अब मैटर इसमें आता है कि जो सैल हैं, सैल खंडों से जैसे कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो हमें पुराने सैल खंडों के बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर किसी क्षेत्र में चूना युक्त चट्टानें मिल रही हैं, अगर किसी क्षेत्र में चूना युक्त चट्टानें मिल रही हैं तो वहाँ से यह पता चल जाता है कि देखिए चूना क्या है कि जो सागरी जीव होता है कोरल अर्थात प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं वो सागरी जीव होता है, उसका निर्माण जो है वो कैल्शियम से होता है। उसके जो है ऊपरी भाग का निर्माण कैल्शियम से होता है। तो कैल्शियम की जो हार्ड खोल होती है, उसकी परत जो होती है, वह परत से जो है वो कैल्शियम का बना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे चूना युक्त चट्टानें हैं, तो चूना युक्त चट्टानें जहाँ पे हैं वहाँ पर क्या होता है कि पानी सी बात है कि पिछले दशकों में, बीते हुए कालों में वहाँ पर जो है समुद्र का विस्तार रहा होगा, सागरों का विस्तार रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि वह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि वहाँ पे जो चट्टान पाई जा रही है, जो वहाँ पे कैल्शियम युक्त चट्टानें पाई जा रही हैं, चूना युक्त चट्टानें पाई जा रही हैं, वह चूने का संबंध जो होता है सागरी जीव कोरल से होता है या प्रवाल भित्ति से होता है। अर्थात वहाँ पर वो प्रवाल भित्तियाँ रही होंगी, और प्रवाल भित्तियाँ रही होंगी तो प्रवाल भित्तियाँ जो है वो सागरों में ही वो जीव पाया जाता है। तो वह जो जीव सागरों में पाया जाता है तो मानी सी बात है वहाँ पे सागर रहे होंगे, और वो सागर जो है वहाँ पे सागर का विस्तार हुआ होगा। अर्थात जो आज क्षेत्र चूना युक्त चट्टानों का क्षेत्र है, जहाँ पे आज कोई सागर नहीं, केवल चट्टानें कैल्शियम युक्त चट्टानें हैं, वहाँ पे प्राचीन समय में जो है वो सागरों का विस्तार रहा है। तो एक यह साक्ष्य देता है कि चट्टानों के आधार पर, जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा था कि भूगर्भिक इतिहास की चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं तथा जीवावशेष उनके पृष्ठ। ठीक है, यहाँ पे तो जीवावशेष की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर भी हम जीवावशेष की बात कर रहे हैं कि क्योंकि जो है जो वहाँ पे कैल्शियम की चट्टानें पाई जा रही हैं, वो जीवावशेष अर्थात वो जो जीव है सागरों में, उसका जो खोल जो होता है, उसकी जो परत होती है वो जो है कैल्शियम की बनी होती है। तो वो कैल्शियम की जो परत बनी होती है, वो कैल्शियम युक्त चट्टानें जहाँ पर पाई जाती हैं, वो उसको पूरी तरीके से प्रमाणित करता है कि यहाँ पर बीते समय में जो है, बीते कालों में जो है यहाँ पर सागरों का विस्तार रहा होगा। ठीक, तो कहने का तात्पर्य एक तरफ तो ये चूना युक्त चट्टाने से मैटर है, और दूसरा होता है कि जो है कोयला है। ठीक, अगर कहीं पे कोयला पाया जा रहा है, ठीक, अगर कहीं पे कोयला पाया जा रहा है तो वह कोयला जो है वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पर जो है बीते समय में वनस्पतियाँ होंगी या पे अन्य जीवों के जो है अवशेष होंगे। तो वो जो है जब दब जाते हैं, अधिक दाब और ताप के कारण जो किसका निर्माण कर लेते हैं, कोयले का निर्माण कर लेते हैं। तो मानी सी बात है कि जैसे ठंड प्रदेशों में जो कोयले पाए जा रहे हैं वर्तमान में जो निकल रहे हैं, जैसे आपके उत्तरी ध्रुव की तरफ जो कोयले पाए जा रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो कोयले पाए जा रहे हैं, तो वह कोयला जो है आज वहाँ पे हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ हैं, वहाँ पे आज हिमानी, वहाँ पे आप बर्फ से आच्छादित क्षेत्र है। लेकिन बीते समय में अगर वहाँ पे कोयला पाया जा रहा है तो यह वह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि वहाँ पर बीते समय में उष्णार्द्र जलवायु रही होगी। अर्थात उष्णार्द्र जलवायु होगी तो वहाँ पे वनस्पतियाँ होंगी और वो जंगल होंगे। वो जंगल दब के या पृथ्वी के उथल पुथल से दबने के बाद तब कोयले का निर्माण हुआ। तो यह कोयला भी यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है, अर्थात वो हिमानी क्षेत्र में अगर कोयला पाया जा रहा है तो यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि इस हिमानी क्षेत्र में बीते समय में उष्णार्द्र क्षेत्र जो रहे हैं। ठीक, अब जैसे मैटर आता है कहीं पे कांग्लोमेरेट की चट्टानें अगर पाए जा रहे हैं, कांग्लोमेरेट अगर पाए जा रहे हैं तो बोल्डर क्ले की बात मैं कर रहा हूँ, तो कांग्लोमेरेट की अगर चट्टानें पाई जा रही हैं या बोल्डर क्ले पाए जा रहे हैं तो यह उसको प्रमाणित करता है कि जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में कांग्लोमेरेट पाया जा रहा है और वहाँ पे पता चला आज वर्तमान में वहाँ पे उष्णार्द्र प्रदेश है और वहाँ के चट्टानों के नीचे कांग्लोमेरेट की जो है बोल्डर क्ले पाया जा रहा है, तो कांग्लोमेरेट से यह पता चलता है कि यहाँ के ये जो क्षेत्र हैं वो जो है बीते समय में बर्फ़ से आच्छादित हैं। आज यहाँ पे उष्णार्द्र प्रदेश बना हुआ है, गर्म प्रदेश बना हुआ है, लेकिन बीते समय में वहाँ पे शीतकालीन जलवायु थी, ठंडी जलवायु थी, शीतल जलवायु थी। तो कहने का मतलब यह एक साक्ष्य प्रस्तुत करता है चट्टानों में। तो
इससे यह पता चल जाता है कि जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से बीते समय में जो वहाँ पे साक्ष्य अवशेष मिल रहे हैं, उस अवशेष के आधार पर जो है वहाँ के जलवायु का पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पे किस तरह की जलवायु वो होंगी। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि चट्टानों का जो निर्माण होता है, एक तरफ तो चक्रीय रूप होता है और एक तरफ उसके जो पाए जा रहे हैं जीवावशेष पाए जा रहे हैं या जो साक्ष्य पाए जा रहे हैं, उसके आधार पे हम वहाँ के चट्टानों का पता लगा लेते हैं कि कौन सी चट्टानें वहाँ पर पाई जाती हैं। अब जैसे एक मैटर और आता है कि कहीं कहीं जो है ऐसे रॉक्स पाए जाते हैं जिस पे जो है हिमानियों के रगड़ने के निशान होते हैं, बर्फ़ के रगड़ने के निशान होते हैं, और जब वो चट्टानें पाई जाती हैं तो उससे भी ये पता चल जाता है। अब कहीं पे जो है उष्णार्द्र प्रदेश है और वहाँ पे चट्टानें पाई जा रही हैं, हिमानी युक्त चट्टानें पाई जाएगी। जब जो है हिम पिघल के नीचे घिसते थे तो उनसे जो है खरोच पड़ जाते थे चट्टानों, तो वो खरोच जो है देखने से पता चल जाता है कि यहाँ पे बीते समय में हिमानियों का जो है क्रिया का हिमानी जैसे प्रक्रम कार्यरत थे, जो आज वर्तमान समय में उष्णार्द्र प्रदेश बने हुए हैं। तो एक ये भी साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि चट्टानों में जो है वो जीवावशेष के आधार पर भी हम चट्टानों के इतिहास का जो है पता लगा सकते हैं, और आग्नेय चट्टान का यह चक्रीय क्रम है। ठीक, तो इस आधार पे हम सैलकी की संकल्पना को पूर्ण किए। आप हमारे वीडियो को देखिए, समझिए, और हमने जो है इसको बहुत छोटे या बहुत शॉर्ट में जो है अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा जो है इसको लाइक कीजिए, और फिर हम अगले वीडियोज़ में मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कॉन्सेप्ट 3 में और उसकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल आज सैलकी की संकल्पना को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।